everyone, welcome back to my channel Inspiring Paper। 17वीं शताब्दी की शुरुआत से ही भारत में ब्रिटिशर्स का आना शुरू हो गया था। तब भारत पर मुगल शासन था जो 18वीं शताब्दी की शुरुआत से कम होने लग गया था। वैसे तो अंग्रेज भारत व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन इनके इरादे कुछ और ही थे। व्यापार के नाम पर भारत की मूल्यवान वस्तुओं एवं प्रसिद्ध नामी वस्तुओं पर कब्जा करना ही इनका इरादा था। इनका मुख्य लक्ष्य यही था। सम्राटों की आपसी समस्याओं की वजह से मुगल शासक अंग्रेजों की चालों या चालाकी पर ध्यान केंद्रित कर पाने में असमर्थ हुए। उसी समय अंग्रेजों ने मुगल शासन की कमजोरियों का फायदा उठाते हुए भारत पर कब्जा कर लिया। प्लासी और बक्सर की युद्ध की जंग जीतने के बाद भारत पर उनका शासन स्थापित हो गया। शुरू हो गया भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, या उसे सरल भाषा में शोषण कहना उचित होगा। यहाँ के लोगों के जीवन का सर्वनाश करके अंग्रेज बहुत खुशी से फल फूल रहे थे। अत्याचार अनाचार बढ़ता ही गया। किसी जमीन या शासक का अगर कोई उचित उत्तराधिकारी नहीं होता था तो वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की संपत्ति हो जाती थी। कभी कभी भारत के हिम्मती लोग भारत में होने वाले अन्याय पर आवाज़ उठाते थे, लेकिन यह आंदोलन कुछ लोगों तक ही सीमित रह जाता था। सिपाहियों के लिए अंग्रेज बंदूकें एवं कारतूस लाए थे, जो गाय व सुअर की चर्बी से बनता था और उसको दांत से काटकर बंदूकों में भरना पड़ता था। इस कार्य से भारत के लोगों के धर्म को क्षति पहुंचाकर ईसाई धर्म को भारत में स्थापित करना ही उनका इरादा था। इस तरह सिपाहियों के मूल विश्वास की उपेक्षा वो सह नहीं पा रहे थे, पर विरोध करने का साहस भी नहीं था। तब मंगल पांडे नाम का एक सिपाही यह कारतूस से जुड़े तथ्य उनके सामने लाए और इस प्रतिशोध की आग को नेतृत्व दिया। फिर हुआ 1857 का विद्रोह, जो धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया, लेकिन यह विद्रोह कामयाब ना रहा और मंगल पांडे को अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई। इसके बाद सन 1885 में 1885 में स्थापना हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जो भारत की आज़ादी में नई ऊर्जा लाए। उन दिनों बंगाल में राष्ट्रवाद की भावना बहुत तेजी से फैल रही थी। वंदे मातरम की धुन में शिक्षित बंगाली युवा अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। इस विद्रोह की भावना को बढ़ता हुआ देखकर अंग्रेजों के गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने बंगाली भाषाई लोगों का विभाजन करने का निर्णय किया। बड़ी चालाकी से अंग्रेजों ने बंगाली भाषाओं संप्रदायों को अलग कर दिया। शुरू हुआ फिर बंग भंग आंदोलन। बंगाल से आने लगे खुदीराम बोस और इन्हीं के जैसे और भी बहादुर युवा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे और हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए। वो बंगाल का नवयुग कहलाने लगा। फिर अंग्रेज़ों ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से हटाकर दिल्ली कर दी, पर संग्राम नहीं रुका। इसी बीच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आरंभ हुआ, जहां पर अंग्रेज़ों ने भारत के सिपाहियों को तैयार किया। सन 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आए मोहनदास करमचंद गांधी उर्फ महात्मा गांधी आए। उन्होंने भारत को अंग्रेज़ी हुकूमत से आज़ाद कराने का लक्ष्य बनाया। सन 1919 में बढ़ते हुए विरोध को काबू करने के लिए ब्रिटिश जज सिडनी रॉलेट ने एक कानून पास किया, जिसके चलते पुलिस किसी को भी बिना बोले गिरफ्तार कर सकती थी। फिर लिखने पढ़ने की भी आज़ादी छीन ली गई। फलस्वरूप पूरे भारत में शुरू हुआ एक नया आंदोलन, जिसका नाम था रॉलेट एक्ट।
जनरल डायर ने पंजाब में होने वाली हर बैठक पर रोक लगा दी, यहाँ तक कि 4 लोगों का एक साथ खड़ा हुआ जाना भी अपराध था। हालांकि यह सूचना व्यवहारिक रूप से प्रचारित नहीं हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग पर इकट्ठे हुए थे मुख्य सिख त्यौहार बैसाखी मनाने के लिए। उस भीड़ पर गोली चलाने के आदेश दे दिए गए और बाग के सारे द्वार बंद करके 10 मिनट तक निर्मम हत्याकांड हुआ। लगभग 1500 मासूम लोग घायल हुए और 1000 लोगों की मृत्यु हो गई। उनकी ये क्रूरता पूरे देश में बढ़ते हुए आक्रोश में आग का काम करती रही। तभी रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रतिवाद में अपना ब्रिटिश नाइटहुड छोड़ने का फैसला किया। इस घटना ने भारतीयों को आज़ादी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की। सन 1922 में भारत की उत्तेजित जनता चौरी चौरा नामक जगह के पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसके दौरान 23 भारतीय सैनिक और थानेदार मारे गए। इसीलिए अहिंसा के पुजारी गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्थगित करने का निर्णय किया, पर तब तक भारत के प्रतिघात की बारी आ गई थी। सन 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने काकोरी नाम की एक जगह पर ट्रेन रोककर अंग्रेज़ों से पैसा लूटने का षड्यंत्र किया। इसको हम काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी 1925 के नाम से जानते हैं। संगठन को हथियार खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, पर उन्होंने ट्रेन पर एक भी भारतीय को नहीं लूटा। सन 1927 में 1927 में भारत के संवैधानिक सुलझाव के लिए ब्रिटिश सरकार ने जॉन साइमन के नेतृत्व में एक दल भेजा, जिसमें एक भी भारतीय नहीं था। प्रतिरोध और काले झंडे से स्वागत किया गया। लाहौर में ऐसे ही साइमन गो बैक के नारे लगे, जिसका नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय, जो बहुत से युवाओं की प्रेरणा थे। लेकिन पुलिस के लाठीचार्ज पर उनका देहांत हो गया। उनकी मौत का बदला लेने के लिए युवा भगत सिंह और युवा राजगुरु निकल पड़े थे। उस समय भगत सिंह अंग्रेज़ों की बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन चुके थे। बटुकेश्वर दत्त के साथ उन्होंने केंद्रीय विधानसभा पर बम गिराया। उनके आत्मसमर्पण के बाद उनको फांसी पर चढ़ाया गया। सन 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का फैसला लिया। 31 दिसंबर को नेहरू जी ने लाहौर पर तिरंगा फहराया। 26 जनवरी 1930 में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, पर वो ब्रिटिश सरकार नहीं मानी। उसके बाद कांग्रेस की कार्य समिति एकत्रित हुई और सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबियंस मूवमेंट का आह्वान किया गया, जिसकी शुरुआत गांधी जी ने दांडी अभियान से की। असहयोग आंदोलन के अंदर कई आंदोलन चल रहे थे, जिसने पूरे देश को शामिल कर लिया। एक हड़ताल ने पूरे देश को रोक दिया। सारे स्कूल, कॉलेज और ऑफिस बहिष्कृत कर दिए गए। विदेशी चीज़ें सड़क पर गिराकर जलाने लगे। टैक्स भरना भी बंद कर दिया। इसके बाद दूसरी गोल्ड डेविल बैठक पर गांधी जी को बुलाया गया, किंतु लंदन से वापस आते ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को जारी रखने का फैसला किया। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को बहिष्कृत कर दिया। 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को बिना मुकदमे के गिरफ्तार कर लिया गया। वहां पर गांधी जी ने कम्युनल अवार्ड के विरोध में आवाज़ उठाने का फैसला किया, जो उन्होंने कांग्रेस के साथ पुनः संधि के बाद भंग कर दिया। 1933 मई में जेल से बाहर आए गांधी जी और फिर शुरू हुआ सत्याग्रह आंदोलन। 1935 में पास हुआ द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया, जिसके चलते भारत में इलेक्शंस की शुरुआत हुई। इसके बाद भारत में आगमन हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। वो समझ गए कि आज़ादी के लिए हमें लड़ना ही पड़ेगा।
लोगों को अपना खून बहाना पड़ेगा। वो 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के सभापति बने, जो गांधी जी की इच्छा के विरुद्ध था। 1939 में भी कांग्रेस के सभापति निर्वाचित होने के बाद वो इस्तीफा दे दिए और प्रसिद्ध फॉरवर्ड ब्लॉक का प्रतिष्ठित लिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने पर अंग्रेज़ों की युद्ध नीति के विरोध में कांग्रेस नेता अपने पद से इस्तीफा देने लगे। इस समय सुभाष चंद्र बोस को उनके पैतृक नगर से गिरफ्तार कर लिया गया, पर वो बड़ी चालाकी से बच निकले और जापान पहुंच गए। नाम बदलकर, अलग दिखाकर वो कैसे भी बर्लिन पहुंचे। वहां हिटलर ने उनको सहायता देने से मना कर दिया। फिर वो जापान पहुंचे और राजबिहारी बसु से मिलकर वो जंग में पकड़े गए। ब्रिटिश की भारतीय सेनाओं को लेकर आज़ाद हिंद फौज बनाई, नेतृत्व देने वाले नेता ब्रिटिशर्स के लिए डर का नारा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में परास्त होने के बाद आज़ाद हिंद फौज कमज़ोर पड़ गई। इस रोमांचक कहानी ने पूरे भारत को आज़ादी के लिए प्रेरित किया। सन 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया। 9 अगस्त को उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस बार भारत नहीं रुका। अब उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता था। अब ये आंदोलन भाषण नियमित बन चुका था। भारतीयों के मन से खोने और मरने का डर खत्म हो चुका था। स्वाधीनता केवल समय का पात्र रह गई थी। इसी बीच मोहम्मद अली जिन्ना ने 1946 में एक नए देश की भावना प्रस्तावित की। वो एक मुस्लिम देश चाहते थे, जो कि एक मुस्लिम शासित देश हो, ना कि एक हिंदू का। लेकिन ये कांग्रेस के ज़्यादातर नेताओं ने नकार दिया। लेकिन जिन्ना नहीं रुका। शुरू हुआ 2 समुदाय के बीच दरार। एक दूसरे को भाई मानने वाले लोग आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे को लूटने लगे। दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। पूरे भारत में दंगे छा गए। स्वतंत्रता तो तय थी, पर एक नई मुसीबत आ गई थी। 14 अगस्त 1947 को एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान का जन्म हुआ और 15 अगस्त को हमारे भारत को स्वतंत्रता हासिल हुई। पूरे देश में खुशी का माहौल था, पर विभाजन के दौरान बहुत से मासूमों के घर उजड़ गए, बहुत से मासूमों की जान गई, उनके परिजन मारे गए।